लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 74 दिन बच गए हैं, यानी 2.5 महीने से भी कम। वक्त के लिहाज से बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि वो 2024 में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयारियों को धार देने में लगी है। आज मैं आपको बीजेपी की उस तैयारी के बारे में बताऊंगा जिसे बहुत सीक्रेटली तैयार किया गया है। लेकिन पहले बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, जहां पेच है, परेशानियां हैं, पेचीदगी है और भी बहुत कुछ। इस गठबंधन की चौथी बैठक के बाद भी अभी तक यह तय नहीं हो पाया कि सीट शेयरिंग को लेकर अगली बैठक कब होगी। दरअसल इसकी एक बड़ी वजह है। आज मैं आपको वो वजह बताने वाला हूं जिन राज्यों में कांग्रेस बनाम बीजेपी का सीधा मुकाबला है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं, बल्कि दिक्कत उस राज्य में है जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र। इन राज्यों में दिक्कत है। यह बात मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं। अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार करना शुरू कर दिया है। इस ब्लूप्रिंट में क्या है, कांग्रेस को कहां से कितनी सीट मिलने वाली है, आज मैं आपको इसकी हर बात बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जो कि बेहद अहम है। आइए इन सवालों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल, जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, क्या वहां कांग्रेस त्याग करने को तैयार है, यानी सैक्रिफाइस करने को तैयार है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी, क्या यूपी, बिहार और बंगाल जैसे राज्य में कांग्रेस इतनी मजबूत है कि वो मन मुताबिक सीटों के लिए बार्गेनिंग कर सके? तीसरा और सबसे अहम सवाल ये कि कांग्रेस का लक्ष्य क्या है, वो खुद ज्यादा सीट पर लड़े या इंडिया गठबंधन का अहम घटक होने के नाते क्षेत्रीय दलों को ज्यादा सीट जिताने की कोशिश करे? ये तीनों सवाल सबसे अहम है। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले सवाल की, क्या कांग्रेस त्याग करने के लिए तैयार है? यह सवाल इस वजह से हो रहा है क्योंकि यूपी और बिहार में कांग्रेस के लिए कितनी सीट छोड़ी जाए, इसका ब्लूप्रिंट लगभग तैयार हो चुका है। सबसे पहले इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि कैसे यह ब्लूप्रिंट बनाया गया है। बिहार में कांग्रेस की नजर 6 से 8 लोकसभा सीटों पर थी, लेकिन नीतीश और लालू कांग्रेस को 4 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहते। इसी तरह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नजर 15 से 20 लोकसभा सीटों पर थी, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए सिर्फ 8 सीट छोड़ने को तैयार है। इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 120 सीटें हैं और कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए 12 सीट मिल सकती है, यानी सिर्फ 10% सीट कांग्रेस को मिल सकती है इन राज्यों में। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह की आरजेडी के बड़े नेता से बात हुई। उन्होंने बताया कि बिहार में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तैयार है। इसी फॉर्मूले को नीतीश और लालू इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग में लेकर जाएंगे, जहां फाइनल मुहर लग जाएगी। बड़ी खबर जो हमें मिली है वो ये कि बिहार और उत्तर प्रदेश, जहां पर कांग्रेस की बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ने को मिलेंगी, कुछ निगोशिएट जेडीयू, आरजेडी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कर पाएंगे, वहां कांग्रेस को एक तरह से शुरुआती झटका लगा है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को ये साफ कह दिया गया है कि वहाँ 4 सीटें ही वो कांग्रेस के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं और 2 अन्य सीटें छोड़ देंगे, एक सीपीआई और एक सीपीआई एमएल के लिए। कांग्रेस कहीं ना कहीं दावा ठोक रही है कि हम 10 सीटें वहाँ पर लड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक पहले ही आ गए। आपसी खींचतान, सीट शेयरिंग की बात औपचारिक तौर से शुरू हो, उससे पहले ही खटाई में पड़ती नजर आ रही है। देखिए, बिहार ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस बिना बैसाखी के खड़ी नहीं हो सकती। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब आरजेडी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और इस बार सीट शेयरिंग हो रही है, तो विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की खूब किरकिरी हुई थी। कुछ पुराने आंकड़े मैं आपको बताता हूं जिससे तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। तब आरजेडी ने महागठबंधन बनाया था और उसमें 5 पार्टियां थी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस। आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 75 सीट जीती, यानी जीत का प्रतिशत 52 रहा। सीपीआई-एमएल ने 19 सीट पर चुनाव लड़ा, 12 जीती, जीत का प्रतिशत 63% रहा।
सीपीएम को 4 सीट मिली, उसने 2 सीट जीती, यानी 50% यहां पर स्कोर उनका रहा। सीपीआई को 6 सीट मिली, उसने भी 2 सीट जीती, यानी 33%। कांग्रेस को आरजेडी ने 70 सीट दी थी, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 19 सीट जीत पाई, यानी विनिंग परसेंटेज सबसे कम 27% कांग्रेस का रहा था। कांग्रेस को काफी खींचतान के बाद 70 सीट उस वक्त मिली थी। उसने भरोसा दिलाया था कि वो आगे पुराने रंग में लौट रही है, लेकिन रिजल्ट आया तो महागठबंधन के ही सहयोगी कांग्रेस को घेरने लगे। नतीजों के ठीक बाद आरजेडी ने के शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ज्यादा सीट तो मांग लेती है, लेकिन उन सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव नहीं लड़ती। शिवानंद तिवारी का 2020 का बयान मैं आपको सुनाता हूं। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, 1 दिन में 2 सभाएं उन्होंने की, प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। अब आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है सदाकत आश्रम में बैठ करके पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी जोर इस पर ज्यादा देती है कि हम अधिक से अधिक सीट लड़ें, अधिक से अधिक सीट कैसे जीतें, इसमें कांग्रेस पार्टी सफल हो जाती है। देखिए, पुराने आंकड़े आरजेडी और जेडीयू को भी याद है और कांग्रेस को भी इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए वो जानती है कि जितनी भी सीट मिल जाए उतना ठीक है, क्योंकि पहली कोशिश इंडिया गठबंधन को बचाए रखने की है। इसलिए कांग्रेस के बड़े नेता दिल बड़ा रखकर सीट शेयरिंग की बात कह रहे हैं। बड़ी दिल होनी सब दिल बड़ा। सीट शेयरिंग में बातचीत होगी, जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये सीट शेयरिंग की बात चलेगी। खुले मन और बंद मुंह से ही हम सीट शेयरिंग की बात आगे चलेगी। खुले मन और बंद मुंह। देखिए, जयराम रमेश ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कांग्रेस की भलाई इसी में है कि वो मन खुला रखे और सीट को लेकर ज्यादा मुंह ना खोले, क्योंकि यूपी हो या बिहार, जब भी वो गठबंधन में ज्यादा सीट मांगकर चुनाव लड़ी है, हमेशा मुंह की खाई है। और अगर इस बार उसे बिहार में 4 सीट दी जा रही है, तो कांग्रेस भी हालात को अच्छे से समझ रही है। 1990 के बाद से ही बिहार में कांग्रेस सत्ता से भी बाहर है और राजनीति की मुख्य धारा से भी बाहर है। और लगातार जितने भी चुनाव हुए, चाहे विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, कांग्रेस को हमेशा आरजेडी के सहारे की जरूरत पड़ती रही है। पिछला चुनाव भी कांग्रेस ने बहुत कम सीटों पर ही लड़ा था और मुझे लगता है कि 4 सीट लड़े या 6 सीट लड़े, सबसे बड़ी बात यह है कांग्रेस के पास उम्मीदवार भी नहीं है बहुत ज़्यादा सीटों पर लड़ने के लिए। तो अगर इंडिया गठबंधन को कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने का मतलब जो है, उन सीटों का नुकसान हो सकता है, जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। इसलिए कांग्रेस को उन्हीं सीटों पर लड़ना चाहिए जहां वो कुछ मजबूती से कुछ अच्छा कर सकती है। देखिए, सियासत में इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। इसी वजह से हर कोई बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर रहा है। इसी तरह का एक उदाहरण उत्तर प्रदेश में भी। देखिए, 2017 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था। उसके बाद से कांग्रेस से किसी ने भी गठबंधन करने की जरूरत नहीं समझी। जरा गौर से इस आंकड़े को सुनिएगा और देखिएगा भी। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अखिलेश यादव पर दबाव बनाकर 100 से ज्यादा सीट की मांग कर ली थी, लेकिन तब नतीजे आए तो सिर्फ 7 सीटों पर ही कांग्रेस के प्रत्याशी जीत पाए, यानी जीत का प्रतिशत 7 से भी कम रहा। अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ किया गया पिछला गठबंधन अच्छे से याद है, तभी वो इस बार कांग्रेस को 8 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि यूपी की ज्यादातर सियासी जमीन कांग्रेस के लिए बंजर है। इस बात को आलाकमान भी मानता है और वक्त वक्त पर नई जान फूंकने की कोशिश भी करता है। कुछ दिन पहले यूपी में बड़ा बदलाव भी हुआ। पूर्वांचल से आने वाले अजय राय को प्रदेश का कांग्रेस का मुखिया बनाया गया। अजय राय 24 की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बता रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ता और अपने लोगों से हम लोग उससे चल रहे हैं, अपनी सोच से चल रहे हैं और निश्चित तौर से हम ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा वोट का प्रतिशत आप देख लीजिए, हमारा वोट का प्रतिशत घटा नहीं है, बढ़ा है या कमोबेश वही रहा। कांग्रेस क्या मांग करेगी उत्तर प्रदेश में सीटों का 80 में से लगभग? मांग नहीं करेगी, हम अपना जो हमारा है, जो हमारी चीज़ें हैं, हक और अधिकार के साथ हम लेंगे। हमारा जो काम है अपनी पार्टी का विस्तार करना, मजबूत करना, उसमें हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी, जैसा राहुल जी ने कहा बब्बर शेर है, तो हम पूरी पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अजय राय अपनी जगह बिल्कुल सही है। उनका काम कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करने का है, नए वोटरों को जोड़ने का है और जब तक ये काम सही तरह से नहीं हो जाता, कोई भी साथी दल यूपी जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा नहीं करेगा। अखिलेश यादव अगर यूपी में कांग्रेस को 8 सीट दे भी रहे हैं तो इसमें भी बड़ी सियासी चाल है। मैं वो आपको समझाता हूं कैसे, जरा इसको समझिए। अखिलेश यादव यूपी की ऐसी सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं जो भी खबर आ रही है, जो या तो वो कांग्रेस की पुरानी सीट रही या फिर समाजवादी पार्टी की जीतने की उम्मीद यहां सबसे कम है। पहले नंबर पर वाराणसी है जहां से पीएम मोदी सांसद हैं। इसी तरह लखनऊ से, जहां से राजनाथ सिंह सांसद हैं, यहां 1991 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। इसी तरह एक सीट गाजियाबाद की है जहां पिछले कई चुनावों से बीजेपी को कोई नहीं हरा पाया। इसके अलावा एक सीट कानपुर शहर की भी है जहां लोकसभा चुनाव में सपा कभी नहीं जीती। यहां हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता आया है। इन 8 सीटों में रायबरेली और अमेठी की भी वो सीटें शामिल है जहां सपा पहले भी प्रत्याशी नहीं उतारती रही है। ऐसा ही समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश से भी जानकारी मिली उच्च सूत्रों से और उसके मुताबिक कांग्रेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 8 सीट ही छोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अभी तक राजी है, जबकि कांग्रेस कम से कम 19-20 सीटें वहाँ ज़रूर अलायंस में, जो इंडिया अलायंस है उसमें लड़ना चाहती थी। कांग्रेस एक पैरेलली कोशिश बीएसपी को भी लाने की कर रही थी। बहरहाल उसको अगर हम साइड में रखें तो उत्तर प्रदेश में भी बिहार की ही तरह कांग्रेस को सीट शेयरिंग की टॉक्स में झटका इनिशियली ही समाजवादी पार्टी से मिलता हुआ लग रहा है। एक तरह से देखा जाए तो अखिलेश यादव कांग्रेस के कोटे में सिर्फ वही सीट डालना चाहते हैं। ये चुनाव लड़ना चाहते हैं या ना लड़ना सपा के लिए बराबर है। अब कांग्रेस के सामने कोई दूसरा चारा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 2017 के गठबंधन में उसने जिद करके क्या रिजल्ट हासिल किया था ये सबने देखा है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मजबूती का सवाल है, तो कांग्रेस की मजबूती वहाँ पर सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका या अजय राय के होने से नहीं हो जाती है। वोट बैंक के लिए जो वोटर्स चाहिए, जो समर्थक चाहिए, जो नेता चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? 8 आदमी 8 सीटें मांगी जा रही हैं, तो 8 सीटों के लिए क्या उतनी मजबूती होगी कि वो 4 लाख वोट ले आएँ? कांग्रेस को वहीं लड़ना चाहिए जहां उसकी बहुत मजबूती सीटें हों, और 5 से ज़्यादा वो जगह आज की तारीख में मुझे कम से कम तो नहीं ही लगती हैं। देखिए, हालत ही ऐसे है कि कांग्रेस को सिर झुकाकर सब कुछ स्वीकार करना होगा और हो सकता है कि इसी त्याग में कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि अगर खटपट होने की स्थिति में आए तो गठबंधन टूट सकता है। तो कांग्रेस उसके परिणाम काफी बेहतर जानती है। कुछ आंकड़े अब मैं आपको और दिखाता हूं, इन आंकड़ों को भी देखिए। 2019 में कांग्रेस ने बिहार की 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, तब वो आरजेडी के साथ थी। कांग्रेस को सिर्फ 7.85% वोट मिले और 1 सीट जीतने में वो सफल हो पाई। इसी तरह 2019 में कांग्रेस ने यूपी की 67 सीटों पर चुनाव लड़ा, यहां उसका वोट प्रतिशत 6.36% रहा और यहां भी सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई थी कांग्रेस, सोनिया गांधी की सीट, जो कि रायबरेली की थी। तो ये इतिहास है। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में जब कांग्रेस अकेले लड़ती है तो नतीजे क्या आते हैं, इसे समझने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है। पिछले साल जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 399 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और सिर्फ 2 सीट पर ही वो जीत पाई। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2.5% से कम था। ऐसे में अगर बिहार में 4 और यूपी में 8 सीट भी उसे मिल रही है तो उसे ज्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा। और मुझे लगता है कांग्रेस को खासतौर से इन विधानसभा चुनावों में हार के बाद ये समझ में आ गया है कि उनकी लड़ाई आज की तारीख में कांग्रेस को मजबूत करने से ज़्यादा मोदी सरकार को हराने और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की है।
तो मुझे नहीं लगता कि आखिर तक आते आते सीटों के समझौते पर कांग्रेस को सीटों को त्यागने में या सीटों पर एडजस्टमेंट करने में कोई मुश्किल होगी। पार्टी लीडरशिप को समझ में आ गया है कि यदि उनको भी अपनी ताकत बनानी है तो इंडिया गठबंधन का मजबूत होना ज़्यादा जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है और सीट शेयरिंग में यह मुद्दा जरूर असर डाल सकता है, क्योंकि अगर यह प्रेशर ना होता तो जयराम रमेश को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मध्य प्रदेश के चुनाव में गठबंधन ना करना कांग्रेस की भूल थी। सुनिए। वर्किंग कमेटी में इस पर बातचीत हुई और कई लोगों ने ये विचार व्यक्त किया कि हमें गठबंधन करना चाहिए था। हालांकि वो सीट मांग रहे थे 4, 5 या 6 हमें दिया जाना था। तो इस पर बातचीत हुई है और जो रणनीति तय होगा, अभी हमारे केंद्र स्तर पर एक समिति है, वो सभी पार्टियों से बातचीत करेगी और जो हमें सबक सीखना है इन नतीजों से, मुझे पूरा उम्मीद है जो हमें सबक सीखना है हम जरूर सीखेंगे और जो गलतियां हमने की हैं उसको हम नहीं दोहराएंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में है। पार्टी हाईकमान बारी बारी से राज्यवार बैठकें कर रही है। आज दोपहर 1 बजे के करीब बिहार के नेताओं के साथ मंथन हुआ। इसी तरह की एक बैठक शाम 5 बजे हुई जिसमें पंजाब कांग्रेस के नेता शामिल थे। सीट शेयरिंग के लिहाज से यह बैठक बहुत अहम है, क्योंकि इस बैठक में पार्टी के बड़े नेता होते हैं, पीसीसी अध्यक्ष होते हैं, राज्य के प्रभारी होते हैं, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी भी होते हैं। इसके साथ ही राज्य के तमाम दिग्गज नेता भी होते हैं। यानी कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ आगे किस हद तक नरम रहेगी और उस नरमी का नतीजा क्या होगा, ये सब कुछ इन्हीं बैठकों में फाइनल हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।